और जो शांति चाहते हैं उन्हें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज की दुनिया में ये पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। बिल्कुल। और भारत के हालिया रक्षा बजट को देखें तो लगता है कि इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ, ये आंकड़े तो यही बताते हैं। आज हम द हिंदू में छपे एक लेख के आधार पर भारत के वित्तीय वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। और ये आंकड़े वाकई में बहुत बड़े हैं, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। हाँ, 8 लाख करोड़, एक ऐसी रकम जिसे समझना भी मुश्किल है। लेकिन आज हमारा मिशन इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी को उजागर करना है। सही कहा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बजट एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव है, जहां सरकार मेड इन इंडिया रक्षा पर अपने सारे चिप्स लगा रही है। और आज हम यही देखेंगे कि ये ऊंचे दाव वाला दाव सफल होगा या नहीं। के तहत क्या हमारी घरेलू इंडस्ट्री इस भारी भरकम जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है? ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए तो खास तौर पर जरूरी है। बिल्कुल। और हर उस नागरिक के लिए भी जो देश की सुरक्षा और उसके आर्थिक पहलुओं को समझना चाहता है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सीधे उस नंबर पर आते हैं जो सबकी जुबान पर है, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर इतना बड़ा है कि कभी-कभी इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो सिर्फ ये आंकड़ा नहीं, बल्कि इसकी स्थिरता है। स्थिरता मतलब कुछ साल पहले वित्तीय वर्ष 21 और 22 में रक्षा बजट का हिस्सा सिकुड़कर सरकार के कुल खर्च का लगभग 13.2% रह गया था। अच्छा। अब इसका 14 से 15% के स्तर पर स्थिर होना ये दिखाता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। तो ये एक सोची समझी कोशिश है। हाँ, एक सोची समझी कोशिश कि देश की सुरक्षा जरूरतों को आर्थिक उतार चढ़ाव से बचाया जाए। तो ये वही गन्स बनाम बटर वाली क्लासिक दुविधा है ना? बिल्कुल, कि देश अपने संसाधनों को सैन्य ताकत यानी गन्स पर ज्यादा खर्च करे या सामाजिक कल्याण यानी बटर पर। इस बजट में ये साफ दिख रहा है कि गन्स को एक निश्चित प्राथमिकता दी जा रही है। इसे अगर हम सरल शब्दों में समझें तो बजट में 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक रेवेन्यू, जो किसी घर के जैसे महीने के खर्चे जैसा है, सैलरी, राशन, बिजली का बिल। सही। और दूसरा है कैपिटल, जब आप एक नई मंजिल बनाने या एक नई कार खरीदने का फैसला करते हैं। क्या इसे इस तरह देखना सही होगा? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। और सालों से वो जो घर के महीने के खर्चे थे ना, वो इस नई कार के लिए रखी बचत को खा रहे थे। अच्छा। ये बजट उसी कहानी को पलट रहा है। इस बार जो कैपिटल आउटले है, मतलब आधुनिकीकरण का जो फंड है, वो कुल रक्षा बजट का 27.9% हो गया है। 27.9%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर हम वित्तीय वर्ष 2023 के असल आंकड़ों को देखें तो ये सिर्फ 24.9% था। तो सिर्फ एक साल में कैपिटल खर्च के लिए आवंटन 1,80,000 करोड़ से बढ़कर 2,19,306 करोड़ हो गया है। यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए की सीधी बढ़त। जी, 40,000 करोड़। ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पुश है। जी। तो सवाल ये है कि इतनी जल्दी क्या है? इस अचानक आई तेजी के पीछे क्या वजह हो सकती हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके 3 मुख्य कारण नजर आते हैं। और पहला कारण वो है जिसके बारे में सब सोच रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। जी। जो श्रोता शायद भूल गए हूं, उन्हें याद दिला दें कि पिछले साल मई में हुआ वो 4 दिन का छोटा लेकिन बहुत तेज हवाई संघर्ष एक असली चेतावनी था, है ना? बिल्कुल। वो कोई पूरा युद्ध नहीं था, लेकिन उसने हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया। कौन सी कमजोरी? हमारे आधुनिक गोला बारूद, खासकर स्मार्ट बॉम्ब और लॉइटरिंग म्यूनिशंस जैसे सटीक हमला करने वाले हथियारों का स्टॉक, वो खतरनाक रूप से तेजी से खत्म हो गया। अच्छा। तो ये जो कैपिटल खर्च में 21.8% की बढ़त है, ये सिर्फ भविष्य की तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि उस संघर्ष में खर्च हुए भंडार को फिर से भरने के लिए भी है। खासकर जब भारत 2 मोर्चों की चुनौती के लिए तैयारी कर रहा है, चीन और पाकिस्तान। बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक संकट के बाद खाली हुए गोदामों को फिर से भरना, ये तो समझ में आता है। ये एक छेद को भरने जैसा लगता है। हाँ। लेकिन ये बजट सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये एक नई दीवार बना रहा है। इस भारी वित्तीय पुश के पीछे और क्या है? आपका कहना सही है। दूसरा कारण है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, यानी आपातकालीन खरीद का इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाना। गलवान की घटना के बाद जो शुरू हुआ था,
हाँ, तब ये एक अस्थायी उपाय के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन इस बजट से लगता है कि अभी एक स्थायी प्रक्रिया बन गई है। मतलब अब ये नॉर्मल है। एक तरह से, हाँ। जिस तेजी से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एंटी ड्रोन सिस्टम और लंबी दूरी के वेक्टर्स को शामिल किया गया, वो बताता है कि जरूरी तकनीकों को तेजी से हासिल करने का ये तरीका अब सामान्य हो सकता है। और आपने एक तीसरे कारण का भी जिक्र किया था, कोई ऐसी चीज जो पर्दे के पीछे की समस्या रही है? हाँ, तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है कमिटेड लायबिलिटीज। कमिटेड लायबिलिटीज। ये एक ऐसी बारीक बात है जो रक्षा बजट की असलियत को दर्शाती है। इसका मतलब है पिछले सालों में किए गए सौदों के लिए इस साल दी जाने वाली किश्तें, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम या राफेल विमानों की पेमेंट। तो आप ये कह रही हैं कि सालों से हमारा नए उपकरण का बजट एक लीक होती बाल्टी की तरह था, जहां ज्यादातर पैसा उन चीजों के बिल भरने में निकल जाता था जो हमने 5 से 10 साल पहले खरीदी थी। बिल्कुल सही। और असल में कुछ भी नया खरीदने के लिए हमारे पास बहुत कम पैसा बचता था। बिल्कुल। ये एक ऐसा वित्तीय जाल है जिसने रक्षा योजना को सालों से परेशान कर रखा है। आधुनिकीकरण फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही पुरानी देनदारियों के लिए तय होता था, जिससे प्लानर्स के हाथ बंधे रहते थे। हाँ, इस बजट में ये भारी वृद्धि उस चक्र को तोड़ने और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA या प्रोजेक्ट 75I सबमरीन जैसे नए और जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जगह बनाने की एक सोची समझी कोशिश लगती है। तो इन नए खिलौनों के लिए ये अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए कहीं से तो आने थे। जाहिर है, ये कोई जादू तो है नहीं। और ये हमें बजट के सबसे संवेदनशील हिस्से पर लाता है, सैलरी और पेंशन बिल। उस समीकरण को कैसे संतुलित किया जा रहा है? जी, और ये इस बजट का एक और अहम पहलू है। आंकड़े बताते हैं कि कुल रक्षा बजट में पेंशन का हिस्सा, जो वित्तीय वर्ष 2020 में 26% था, अब घटकर 21.8% रह गया है। 26 से लगभग 22%। हाँ, इसी तरह सैलरी का हिस्सा भी 30% के उच्च स्तर से घटकर 22.4% पर आ गया है। ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। ये एक दिलचस्प बात है, लेकिन कई आलोचक ये तर्क देंगे कि ये बचत अग्निपथ योजना के कारण हो रही है, जो प्रशिक्षण और अनुभव से समझौता करती है। हाँ, ये एक जायज सवाल है और इस पर बहुत बहस होती है। तो क्या ये बजट लड़ने की क्षमता पर वित्तीय बचत को प्राथमिकता दे रहा है? देखिए, अगर हम इसे एक योजनाकार के नजरिए से देखें तो ये एक दीर्घकालिक रणनीति है। दशकों से रक्षा योजनाकार इस बात से चिंतित थे कि बढ़ती सैलरी और पेंशन बिल आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध फंड को कम कर रहे हैं। अच्छा। अब ऐसा लगता है कि उस ट्रेंड को उलटने की एक सचेत कोशिश की जा रही है, यानी बटर वाले हिस्से को नियंत्रित करके गन्स के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। बिल्कुल। ये एक मुश्किल संतुलन है, लेकिन ये एक ऐसा निर्णय है जो भविष्य की तैयारी को प्राथमिकता देता है। तो कुल मिला के स्थिति ये है, पैसा मेज पर है। आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड अलग रखा गया है और सरकार कह रही है कि इसका 75% हिस्सा भारत में ही खर्च होना चाहिए। तो अब गेंद पूरी तरह से हमारी घरेलू इंडस्ट्री के पाले में है। अब सारा दबाव और सारी जिम्मेदारी घरेलू रक्षा उद्योग पर आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। सरकार ने तो पैसा देकर अपना इरादा साफ कर दिया है। हाँ, अब इंडस्ट्री को परफॉर्म करना होगा। लेकिन क्या हमारी कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। हमने ये मेड इन इंडिया की बातें पहले भी सुनी हैं। हाँ, ये बात सही है। हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी DPSUs का ट्रैक रिकॉर्ड देरी और लागत बढ़ने की कहानियों से भरा पड़ा है। क्या इस विशाल बजट का 75% हिस्सा उनके हाथों में सौंपना बहुत जोखिम भरा नहीं है? इस बार क्या अलग है? आपका संदेह बिल्कुल सही है और यही इस बजट का सबसे बड़ा सवाल है। चुनौती है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी? हाँ, यानी क्या हमारे DPSUs और निजी क्षेत्र की कंपनियां समय पर और गुणवत्ता के साथ डिलीवरी दे सकती हैं? यही तो असली सवाल है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में बाय इंडियन IDDM मतलब स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित, ये एक बहुत अच्छी नीति है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसी हाल की घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि डिलीवरी की समय सीमा में कोई ढील नहीं दी जा सकती। तो इस बार क्या अलग है? इस बार जो अलग है वो है सरकार का दांव। ये भारी आवंटन दिखाता है कि उसे भारतीय रक्षा उद्योग, खासकर निजी क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं पर भरोसा है। ये सिर्फ एक नीति नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स परीक्षा है। और अब उद्योग को प्रदर्शन करके इस भरोसे को सही साबित करना होगा। बिल्कुल। तो आज की इस गहन पड़ताल से कुछ बातें बिल्कुल साफ है। भारत का रक्षा बजट अब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है,
जहां सैलरी और पेंशन जैसे पारंपरिक खर्चों पर नियंत्रण कर पैसा सीधे तौर पर सेना के आधुनिकीकरण पर लगाया जा रहा है। हाँ, इसके पीछे हाल के संघर्षों से मिली सीख, भविष्य की चुनौतियां और पुरानी खरीद प्रक्रियाओं की बाधाओं को दूर करने की मंशा साफ दिखती है। और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत के तहत अब जिम्मेदारी घरेलू उद्योग पर है कि वे इस भरोसे और निवेश पर खरे उतरें। यहाँ मैं सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जब स्वदेशी उत्पादन के लिए इतनी बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है, तो सवाल ये उठता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर हों, इसके लिए कौन से नए सिस्टम बनाने पड़ेंगे? हमें ये कैसे सुनिश्चित करना होगा कि ये ऐतिहासिक निवेश सिर्फ बजट के आंकड़ों में ना रह जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर सेना की क्षमता में वास्तविक वृद्धि के रूप में दिखाई दे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको भारत के रक्षा बजट को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और गहराई से जानकारी चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं।